तो जनाब, मोस्ट वेलकम टू डॉन टाइम्स। अच्छा, किसी स्टूडेंट का सवाल है कि लिंक ओपन नहीं होता। जस्ट 1 सेकंड। सर, लिंक ओपन नहीं हो रहा। अभी इसका क्या हल निकाले। जस्ट 2 सेकंड। शायद इसके साथ कोई मसला है। एनीवेज, जनाब मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, मैं ऑन डेली बेसिस पे आप लोगों को हमेशा से एज यूजुअल लिंक तो ठीक है। तो फिर क्या मसला है। शायद आ, ये जो आप लोगों की बहन है उसने मैसेज किया कि उसके साथ लिंक का मसला है, तो पता नहीं। शायद नेट का मसला होगा। लिंक में तो कोई एज सच मसला नहीं है। अच्छा, बैक टू टॉपिक। तो बैक टू टॉपिक का यही मतलब है। मैं आप लोगों को प्लीज़, आप लोग ये जो ग्रुप मैंने बनाया है ना, तो आप लोग वहाँ पे एक्टिव हो जाए। मैं कभी कभी मैसेज भेजता हूँ, आप लोगों का पता नहीं चलता। मैंने आप लोगों के साथ पाकिस्तान अफेयर के हवाले से कुछ एमसीक्यूज शेयर करने हैं। मैं अभी के अभी आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ, जब भी मैं कोई बात करता हूँ ना आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ इसको आप लोग वेस्ट, मतलब एक कोई पंपुअस बात ना समझे कि मैंने अपने से ज़्यादा कुछ बोल दिया। बट ओइंग टू एक्सपीरियंस बताते चलूँ कि इनशाला आउट ऑफ 2018 to 17 उस डॉक्यूमेंट से ही आएंगे। ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैंने खुद 2023 से कुछ नोट्स बनाए हैं। तो इनशाला इन अपकमिंग डेज सी एग्जाम्स के लिए 2023, 24, 25 और बाकी 26 का भी, जो मतलब अप्रैल के मंथ तक। तो इनशाला उम्मीद है कि एपीएससी के एग्ज़ाम्स में, वैसे वो तो 5 साल के पुराने करंट अफेयर में सवालात पूछते हैं, बट जहाँ तक मैंने खुद नोटिस किया हुआ है, तो प्रीवियस 2 साल के, मतलब लास्ट 2 इयर्स के 99% एमसीक्यूज उस ही में से आते हैं। ठीक है। इस्लामियात का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इस्लामियात के भी जो टॉपिक वाइज है, नमाज पे एमसीक्यूज है, ज़कात पे, हज पे, रमज़ान पे, गज़वात पे, इस तरह के स्टेप वाइज एमसीक्यूज मैंने कुछ शेयर भी किए हुए हैं। आगे भी इंशाल्लाह आई विल शेयर, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों को कितना काम चाहिए, कितना प्रोडक्टिविटी चाहिए, कितना डेटा आप लोगों को चाहिए। सो यू मस्ट आल्सो बी विजिलेंट एनी हाउ। अभी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से जनाब बताते चलूँ। तो एट एंड इन, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि एट हमेशा एग्जैक्ट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ख्वाह वो प्लेस की कंटेक्स्ट में हो, डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में हो, या टाइमिंग के कंटेक्स्ट में हो। जबकि इन का मैंने बताया था, तो इन हमेशा आप लोगों के पास अगर ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो आप इसको यूँ समझे कि ये एक ब्रॉडर डोमेन है। जैसा कि आप लोग इस बॉक्स को देख ले, तो यहाँ पे एक पॉइंट की बात है, तो इसके लिए आप लोग एट। बट इफ यू से इन होल वे, या ऑल इनकम्पासिंग वे, या इन अ ब्रॉडर वे, तो आप लोग क्या लिखोगे? इन। ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं। चल एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन या एट द रूम। अभी इसमें हमेशा से मैं कहता हूँ कि सेंटेंस को आप लोगों ने देखना है, दा किया है और डेफिनेट आर्टिकल है। स्टूडेंट सिंगुलर है, जबकि इस लगा तो स्टूडेंट्स बने। जब स्टूडेंट्स बन गए, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होगा। वैसे ये मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी समझाना है। ठीक है। ये आपका सेंटेंस बनता है, आर सिटिंग इन द रूम। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट रूम के अंदर बैठा है, मतलब इनर कंटेक्स में, इनसाइड के सेंस में, तो डेफिनेटली आप इन लगाओगे। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। अभी ये एक क्लास है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है या यहाँ पे बैठा है, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज एट। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं। द पोस्टमैन।
वैसे ये एक मूवी का नाम भी है, ठीक है। वाज स्टैंडिंग इन या एट द डोर स्टेप। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये एक दफ़ा एमसीक्यूज में आया था कि हिंदुस्तान में पोस्टल ऑफिस या पोस्ट ऑफिस कब बना था, ठीक है। या हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम रेलवे का जो निज़ाम है, मतलब रेलवे जो लाइन है, ये कब मतलब बिछाया गया था। इस तरह के एमसीक्यू स्पेशली प्री पार्टीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, ये इन एड ऑन के हवाले से तो बहुत एमसीक्यूज वो लोग पूछते हैं। इसके अलावा द गेस्ट्स, ठीक है। अभी आप लोगों को बताते चलूं कि द गेस्ट्स वर वेटिंग। अच्छा, जब ये प्लूरल है तो डेफिनेटली। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बताते चलूं, हम नॉर्मली यूज करते हैं ना, लेट्स सपोज आई वॉज। लेकिन जब भी आप वर का कंटेक्स्ट आप लोगों ने देखना हो, तो ये हमेशा से कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। प्लीज़ एक चीज़ आप लोग अपने पास नोट डाउन करें। लास्ट टाइम जो एडीएसएफ का एग्ज़ाम था, उसमें आई थिंक सो 3 to 4 सेंटेंसेस थे कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब कंडीशन 1, कंडीशन 2 या ज़ीरो कंडीशन। मैंने इस पे भी आप लोगों के साथ आगे क्लास लेना है, बट आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि ये कंफर्म है। इंशाल्लाह ये जो 20 एमसीक्यूज आप लोगों के बनेंगे एडीएसएफ में, तो उसमें से 3 to 4 एमसीक्यूज या आपको मार्क्स मिलेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में से। अभी से आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, जीरो कंडीशन क्या है, प्लीज, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया। तो अगेन ये कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ यूज होता है, ठीक है। ही लिव्स या इन या एट रोहिणी, इन या एट दिल्ली। अभी आप लोगों को बताते चलूँ कि लास्ट टाइम जयशंकर साहब जब इस्लामाबाद में आया था इस सीओ मीटिंग के लिए, अगले दिन जब मैंने डॉन न्यूज़पेपर को उठाया, तो वहाँ पे भी न्यूज़पेपर में लिखा था ना कि जयशंकर साहब हैज़ अराइव्ड इन इस्लामाबाद। डॉन में इसी तरह लिखा था। अगेन अगले दिन जब न्यूज़पेपर में आया कि जनाब द ईसीओ मीटिंग हैज़ बीन कंडक्टेड, अभी आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई एट कन्वेंशन सेंटर या इन कन्वेंशनल कन्वेंशन सेंटर जो इस्लामाबाद में है। तो आप लोग न्यूज़पेपर में भी अगर आप डिटेल में मतलब विद ईगल आइज, अगर आप बिल्कुल फोकस के साथ देख लो ना, तो आए दिन ये प्रीपोजिशन तो अनलिमिटेड नंबर में न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होता है। तकरीबन हर सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन ही मिलेंगे, ऑफ, इन, एट, ठीक है, अपॉन, ऑन, अबव, बिलो। इसी तरह ही ये इस्तेमाल होते हैं। तो अगेन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इन एंड एट, ठीक है। तो इसमें से कभी कभी मतलब वैसे समझने में तो ये आसान है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंफ्यूज होते हैं। इसके अलावा जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को बताया था ना कि वर्ब के वैसे हम कहते हैं ना कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो अगेन वर्ब के 5 टाइप्स है, ठीक है। V1 हमेशा आपके पास होगा, लेट सपोज अगर प्लूरल फॉर्म, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है गो है, तो फिफ्थ फॉर्म इसका बन जाएगा गोज, ठीक है। तो इसी तरह के ही कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि जेरंड फॉर्म कौन सा है, पार्टिसिपल फॉर्म कौन सा है। वैसे ये वर्ब में भी मैंने आप लोगों को समझाना है। अच्छा, जिन चीज़ों में आपको कंफ्यूजन होता है ना, इट्स नॉट अ बिग इशू, लेकिन आप अपने पास पॉइंट्स मेकिंग बाद में भी आप लोग पूछ सकते हैं। इट्स माई ड्यूटी टू सेटिस्फाई यू, कि मतलब मैंने आप लोगों को बाद में भी समझाना है, आई हैव टू गिव यू सजेशंस। बट ये जहां तक मैंने लिखा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गो, गोज, गोइंग, वेंट, गॉन। तो अभी इसको आपने नंबरिंग भी देना है। कभी कभी एग्जाम में इसी तरह भी पूछते हैं कि एक जगह पे लिखा होगा टू गो, अगले जगह पे लिखा होगा गोइंग। तो गोइंग जेरंड फॉर्म है, जबकि टू गो इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो आपसे कभी कभी इसी में भी वो एमसीक्यूज पूछते हैं। या
आप लोगों से सेंटेंस करेक्शन में वो पूछते हैं, ठीक है। तो वैसे ये आप लोगों के लिए, इसके अलावा मतलब ये तो जस्ट मैंने एक आपको बताया ना। लेकिन अगेन, टू गोज, अभी ये ने आप लोगों ने आगे सेंटेंसेस में भी देखना है। ही लिव्स इन या एट पार्क स्ट्रीट लोकेलिटी। उसके बाद ही लिव्स एट, मतलब ये जो लोकेशन है, लेट सपोज आप इस्लामाबाद G10 ले ले या G9 ले ले या G11 ले ले। तो अगर आप लोगों ने एक स्पेसिफिक गली में मोहल्ले में रहना है, लेट सपोज डाउन टाउन के जितने भी फीमेल स्टूडेंट हैं, मिसाल के तौर पे जब मैं उनसे पूछता हूँ आप कहाँ पे रहती है, सर स्ट्रीट नंबर 38 G11 G10 4 में, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल ज़्यादा है। बॉयज से मैं वैसे जब पूछता हूँ कहते हैं कि सर G10 मरकज में थर्ड रोड पे हम रहते, लेट सपोज। तो बताने का मतलब है कि जब आप एक स्पेसिफिक गली में, एक स्पेसिफिक स्ट्रीट में आपका एकोमोडेशन, मकान, हाउसिंग या फ्लैट होता है, हम कहते हैं ना एट, आई एम एट स्ट्रीट नंबर 40 38 35। लेकिन जब आप कहते हैं कि आई लिव्स इन G10, अभी G10 में तो आगे बहुत स्ट्रीट है, ठीक है। तो आप लोग लाहौर ले ले, कराची ले ले, पेशावर ले ले एंड सो ऑन। तो ये इन एंड एट, इन इन लार्जर कंटेक्स में, ठीक है। जबकि एट स्पेसिफिक वे में, ठीक है। आप G10 में है लेकिन G10 में कहाँ पे है तो आप एक स्पेसिफिक जगह का बता देते हैं। इसके अलावा ही लिव्स इन इंडिया, आप समझ सकते हैं कि ही लिव्स इन पाकिस्तान, ही वेंट टू पाकिस्तान, ही अराइव्ड इन पाकिस्तान। तो अगेन आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, कोई भी मुल्क का नाम लगा सकते हैं, अपने विलेज का, सिटी का, सूबे का, मुल्क का आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जहां तक टू का ताल्लुक है, तो अगेन गो टू, वेंट टू, गॉन टू, ये प्लेस के कंटेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बुक बताना है, प्लीज़ अगर आप लोगों के पास अवेलेबिलिटी हो, इस्लामाबाद में भी मिल जाएगा, बाकी पूरे मुल्क मुल्क में मिल सकता है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश, आई थिंक ये 582 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश एक बुक है, वर्ल्ड वाइड बहुत रिकमेंडेड बुक है, ठीक है। उसमें बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्पी सेंटेंसेस है, मतलब आपसे जितने भी मिस्टेक्स की गुंजाइश है ना, वो वहाँ पे भी इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगी। मैंने उसको वैसे डाउन टाइम कोर्स कंटेंट में भी ऐड किया हुआ है, तो ये मैंने वहाँ से उठाया है। आई एम एट द स्टेशन, एट द बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट, एट द डेस्टिनेशन। क्योंकि ये क्लासेस तो MOD ADSF के लिए भी स्टार्ट है, तो आप लोगों को जेट में, एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में फ़र्क आपको आना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा PAF के जो, मतलब आप इसको यूँ समझे कि ये भी एक दफ़ा MCQs में था कि M1 मोटरवे पे या पाकिस्तान में जितने भी मोटरवेज हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब आप मतलब पेशावर टू इस्लामाबाद, वहाँ पे M1 में रास्ते में एक जगह आता है, वो भी मतलब अगर लेट सपोज पाकिस्तान इंडिया का या किसी भी मुल्क के साथ पाकिस्तान का अगर कोई स्कफल हो, कोई स्केर्मिश हो, कोई जंग की कैफियत हो, हालत हो, तो वहाँ पे भी इसी तरह के जगह बने हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे लैंडिंग के लिए आसानी हो। एनी हाउ, नॉलेज के लिए आपको बताते चलूँ कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी का जो जॉब है, तो इसके हवाले से अभी से आप लोगों ने एयरक्राफ्ट्स का भी नेम्स याद करना है, ठीक है। आप लोग न्यूज़पेपर में भी आए दिन देखते हैं, आजकल वैसे भी मतलब आपको पता होना चाहिए कि मिडल ईस्ट में जो हालात है, इसी वजह से इंटरनेशनल रूट्स जो है, स्पेशली एयरक्राफ्ट्स के एंड सो ऑन, उसमें काफ़ी तब्दीली आई है, ठीक है। लेकिन ये जो फेमस एयरलाइंस है, ठीक है, यस्टरडे वन ऑफ माई क्लास फेलो वाज ऑन अ वे टू ऑस्ट्रेलिया। मैंने वैसे पूछा कि भाई कौन से ले जाना है, उसने कहा था कि ताई पे। मैंने कहा कि वाई नॉट ऑन कांटस। उसने कहा कि आपको कांटस का क्या पता। मैंने कहा कि मैंने MCQs के लिए याद किया हुआ है। बताने का मतलब यही है कि दुबई के पास, ईरान के पास, पाकिस्तान के पास, बांग्लादेश के पास, इसके अलावा पाकिस्तान के जो PM कभी कभी जाते हैं ना, मतलब मल्टीपल ममालिक के पास, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है कि भाई ये कौन से जहाज़ से गया, कौन से पे आया।
क्योंकि इनसे भी एमसीक्यूज बनते हैं। लास्ट टाइम ये भी एक एमसीक्यूज तक कि 2025 में शहबाज शरीफ साहब ने कितने ममालिक का विजिट किया। तो आई थिंक 26 ममालिक थे जिसमें मतलब जहाँ पे उसने विजिट किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह के एमसीक्यूज आप लोगों ने इंग्लिश, ये तो डेफिनेटली इंग्लिश का क्लास है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से भी अपने लिए एमसीक्यूज देखने हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ही विजिटेड पाकिस्तान या ही रीच्ड पाकिस्तान। कुछ लोग यहाँ पे टू लगाएंगे, लेकिन प्लीज़ ये मैंने आप लोगों को टॉप पे भी बताया है कि इन सच इस तरह के अल्फाज के साथ आप लोगों ने टू को नहीं यूज़ करना। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो वो यहाँ पे टू लगाएगा, बट ये एक्सेप्शन है, आप लोगों ने नहीं लगाना, ठीक है। आगे आप लोग जनाब समझ सकते हैं, ही अराइव्ड एट द स्टेशन। तो अगेन मैंने कहा ना कि रीच्ड एंड विजिटेड के साथ या विजिटेड के साथ नो प्रेपोजिशन। ही हैज़ बीन टू इंडिया या ही हैज़ बीन टू पाकिस्तान। ही वाज एट स्कूल, ठीक है। एट लोकेशन मतलब स्कूल के एग्जैक्ट लोकेशन पे। ही वाज इन स्कूल, वो स्कूल में अंदर है, स्कूल में है, क्लास में है, असेंबली हॉल में है, एंड सो ऑन। ही वेंट टू अब्रॉड, मैंने कहा ना कि अच्छा, आप लोगों को मैंने एक रूल बताना है, वैसे आप लोगों को पता भी होना चाहिए। अच्छा, किसी का सवाल है? वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। मेरे पास शायद हार्ड फॉर्म में होगा भी, बट इंशाल्लाह वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद द चीफ अटैक्ड ऑन द बॉय, ठीक है। उसके बाद देयर वाज एन अटैक ऑन द बॉय। आप लोगों को जो मैंने चीज़ बताना है वो है एम पी टी। एम पी टी, एम पी टी का क्या मतलब है कि जब आप लोगों को एडवर्ब लगाना हो तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना होगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाना होगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लगाना होगा। आई स्टिल रिमेम्बर सी एस एस 2025 के लिए, यस, जो एमपीटी था हमारा भी उस टाइम सेकंड टाइम था, तो वहाँ पे भी इसी तरह का एक एमपीटी का एग्जाम है, यस। वहाँ पे दो तीन सेंटेंसेस थे, आप भी देख सकते हैं। तो वो एक ओसास्काम फार्मूला जो कि एडजेक्टिव में यूज होता है, आई थिंक सो, बट एडवर्ब में एमपीटी फार्मूला। वैसे वो भी एमपीटी का टेस्ट था, बट एमपीटी का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर आपके पास एडवर्ब हो, जैसा कि आप लोग इन इस तरह के सेंटेंसेस में भी देखते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने मैनर लगाना होगा, उसके बाद प्लेस लगाना होगा, एंड सबसे एंड पे आप लोगों ने टाइम लगाना होगा। कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई ये तो मैंने ग्रामेटिकली ठीक लिखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स वो गलत होगा। तो ये भी सेंटेंस, क्योंकि ये क्लास किस चीज़ का है, इंग्लिश का, इंग्लिश में भी आपको पता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर एक उसास काम, उसास काम, ठीक है, उसास काम। इसके अलावा एमपीटी, इसमें भी आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर में से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी आप लोगों ने इसी तरह के ही रूल्स के हिसाब से लिखना है, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लें, ही एम्पसाइज्ड ऑन द पॉइंट या ही एम्पसाइज्ड द पॉइंट। अभी इसका क्या मतलब है? ही पुट एम्फेसिस ऑन द पॉइंट। अभी एम्फेसिस क्या है? नाउन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने जब एक बात की आप लोगों को टॉप पे कि आफ्टर वर्ब नो प्रेपोजिशन, अभी इसका क्या मतलब है? आफ्टर वर्ब नो प्रेपोजिशन। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताना है, मैं लिखता हूं कि ही वेंट टू स्कूल। अभी यहाँ पे ये वेंट किया है, डेफिनेटली इट्स अ वर्ब। तो फिर यहाँ पे ये जो टू है, तो फिर ये ठीक होगा या गलत होगा? अगर रूल्स के हिसाब से तो यही है ना कि आफ्टर वर्ब नो प्रेपोजिशन। सो आपने फिर यही लिखना होगा कि ही वेंट स्कूल, तो ये टू तो फिर गलत होगा। इसी वजह से ये जितने भी सेंटेंसेस बने हैं कि रीच्ड के बाद नो प्रेपोजिशन, विजिटेड के बाद नो प्रेपोजिशन, अराइव्ड के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते एट द स्टेशन,
लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ अल्फाज है जो कि एक्सेप्शन में भी आते हैं, तो वहाँ पे फिर आप लोगों ने प्रीपोजिशन को नहीं लगाना। वैसे अगर आप लोगों को यहाँ पे एम्बिग्विटी है या डाउट है, तो ये चूंकि आज तीसरा क्लास है, सेकंड एंड फर्स्ट क्लास को आप लोग लाजमी देख ले। बाकी कल भी हमने इन ही चीज़ों को वी हैव टू डिस्कस, फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं। एनी हाउ, यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ले शाबाश। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओके, ये भी आप लोग देख लें। एक मैंने लिखा है अफेक्ट, एक मैंने लिखा है इफेक्ट। ये आप लोगों को पेयर्स ऑफ वर्ड जो है ना, वैसे तो वन पेपर में तो वो लोग नहीं पूछते, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग का भी फर्क है, मीनिंग का भी फर्क है, ए एंड ई। तो ये एज अ वर्ब यूज होगा, जबकि इफेक्ट जो है ये आपके पास एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है, एज अ नाउन भी यूज हो सकता है। तो इसी वजह से अगर आप लोग प्रीपोजिशन पे आगे आप लगाओगे, तो वहां पे भी आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टेलीविजन अफेक्ट्स आवर आइज या ऑन आवर आइज। तो अगेन आप लोग देख ले कि टेलीविजन। अच्छा, किसी का सवाल है? यस, विशाल आपने जो बुक मेंशन किया बिल्कुल यही बुक है। ठीक है, ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में भी मिल सकता है। आई थिंक 2000 तक मिल जाएगा। बाकी इसका फोटोकॉपी भी मिल सकता है, बट बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, मेरे साथ हार्ड फॉर्म में है, मैंने खुद इसको 2-3 दफ़ा स्टडी भी किया हुआ है। बाकी मैंने इनसे मल्टीपल एक्सरसाइजेज भी आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख ले नोट विजिट। तो विजिट हमारे पास क्या है? वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क है? तो अगेन वर्ब के क्लास में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। बट आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव का मतलब यही है कि ट्रांजिशन से निकला है कि आपका एक्शन मतलब वो आगे कन्वे होता है। ठीक है, वो आगे प्रोसीड होता है, जबकि इंट्रांजिटिव में मतलब वो आगे प्रोसीड नहीं होता। आपका जो मतलब सब्जेक्ट होता है या जो फाइल होता है, ठीक है, उसका एक्शन आगे प्रोसीड नहीं होता। एनी हाउ, आप लोग ने यहाँ पे भी ये भी देखना है कि इफ इट फंक्शन एज अ वर्ब देन नो प्रीपोजिशन। तो इसी वजह से आप लोगों ने ये जो मैंने यहाँ पे भी सेंटेंसेस लिखे हैं, तो यहाँ पे क्यों प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा कि if suppose it function is a verb then no preposition, if suppose it function is a noun then there will be use of preposition just like to। ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ये भी देख ले कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसा कि इन एंड विद इन, इन या इनटू या विद या विद इन। तो इसमें भी एमसीक्यूज पूछते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ले कि इन का मतलब है नो चेंज ऑफ मीडियम या स्ट्रेट, जबकि इनटू का मतलब है यहाँ पे स्ट्रेट या मीडियम चेंज होगा। इसके अलावा ये भी आप लोग प्लीज नोट डाउन एट ऑन एंड अपान में भी वो पूछते हैं कि बाई व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो ऑन में एंड अपॉन में क्या फर्क है? इसके अलावा इन एंड इनटू में, इसके अलावा इन एंड विद इन में, इस तरह के अल्फाज में भी वन पेपर में भी पूछते हैं, सीएसएस पीएमएस में भी पूछते हैं, केपीपीएमएस में भी तो एग्जैक्टली एज इट इज वो पूछते हैं। ठीक है, इन एंड विद इन में या ऑन या इनटू में या इन या इनटू में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन का मतलब है जब कोई चीज इनसाइड के सेंस में हो, जबकि इनटू का अगेन यहाँ पे मतलब द कैट जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। तो अगेन यहाँ पे पोजीशन या मीडियम चेंज हुआ। ठीक है, एक फॉर्म से अगले फॉर्म में। अभी आप लोग जब ड्राइविंग करते हैं, यू आर सिट इनसाइड अ व्हीकल, तो आप अंदर बैठे होते हैं। ठीक है, तो वो इन है, लेकिन जब इनटू का मतलब है जब आप एक जगह से अगले जगह पे जंप करते हैं एंड सो ऑन, तो उसके लिए मीडियम चेंज होता है, स्ट्रेट चेंज होता है, इसी वजह से इनटू। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, आ, ये सेंटेंसेस आप लोग देख ले।
शायद आप लोगों को अभी इनसे भी कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ही डिवाइड, अच्छा यहाँ पे ही डाइव्ड इन या इनटू द रिवर, मतलब गोता लगाना, जंप करना, ठीक है। ही वॉज स्विमिंग इन या इनटू द रिवर। द स्टूडेंट वॉक इन द रूम, द स्टूडेंट वॉक इनटू द रूम। अभी आप लोगों को खुद वैसे खुद जज बनना है। आप लोगों ने यहाँ पे सोचना है कि ही डायोड मतलब उसने गोता लगाया, उसने जंप किया, किस चीज में, पानी में या दरिया में। तो अगेन यहाँ पे वो जमीन पे था या किसी पुल पे था जब उसने जंप किया, किस चीज में, पानी में। तो मतलब वो पहले खुश्की पे था, लेकिन जब उसने पानी में जंप किया तो पोजीशन चेंज हुआ ना। तो इसी वजह से इन टू यूज होगा। आपने कभी कभी कंसेप्ट एंड सेंस को भी देखना है। ही वॉज स्विमिंग, वो तो ऑलरेडी दरिया में था, ठीक है, इनसाइड पानी में था, वो तालाब में था, स्विमिंग पूल में था या टब में था, जो भी आप समझे। तो यहाँ पे इसी वजह से इन यूज होगा। द स्टूडेंट वॉक इन द रूम, अब ये एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे सीट है। तो भाई कोई भी स्टूडेंट है उसने रूम के अंदर वॉक किया, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इन यूज होगा। द स्टूडेंट वॉक डो इन टू द रूम। अभी कुछ स्टूडेंट थे बचपन में, अगर आप देख ले असेंबली हॉल से में जब हम होते थे उसके बाद हम जाते थे सीधा अपने क्लासेस में, तो हम ग्राउंड से जाते थे अपने क्लास में। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन टू यूज होगा। तो इसी तरह आप लोगों ने समझना है कि एक में मीडियम चेंज होता है, द नेक्स्ट वन देयर इज नो चेंज ऑफ मीडियम। तो बस इसमें ही सिंपल वो एमसीक्यूज पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बताते चलूँ कि आप लोग, जब आप लोगों के घर में मेहमान आता है, ठीक है, आप उनको जूस देते हैं या पानी डालते हैं, ठीक है, ग्लास में या मतलब कप में एंड सो ऑन। तो आप देख देना कि जग से, ठीक है, आप पानी डालते हैं किस चीज में, कप में। तो अगेन इनसे जब पानी इसमें आ जाता है या दूध या जो आप समझे, तो अगेन इसमें मीडियम चेंज होता है, ठीक है। तो इसी वजह से वी विल यूज इनटू। लेकिन दो रेजिडेंट्स गॉट इनटू द ट्रबल, रेजिडेंट्स जो थे वो पहले सुकून में थे, चिल में थे, लेकिन अचानक उन लोगों को सदमा पेश आया, उनको मुसीबत पेश आया, तो अगेन इनटू। इसी तरह जनाब आप लोगों ने एक एक सेंटेंस से अपना मीनिंग निकालना है। तो प्रीपोजिशन पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सीएसएस में 10 नंबर का सवाल प्रीपोजिशन से बनता है। तो ये क्यों बनाते हैं आपको पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तो इसमें पंसते हैं। मुझे कंफर्म है कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो, मतलब आ जाएगी। बट शायद पॉसिबिलिटी है कि अगर आप लोगों की प्रैक्टिस ना हो, सो प्लीज़ रिपीटेडली यू मस्ट डू रिवीजन। लेकिन जितनी ज़्यादा आप लोग सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह कंसेप्ट से एंड सेंस से ये चीज़ें आप लोगों की कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे उम्मीद है कि इन एंड इनटू में एटलीस्ट आप लोगों का कोई एम्बिग्विटी नहीं होगा। जनाब आगे आप लोग देख लें। आप लोगों को सीएसएस में एक सवाल आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अगर कभी फोकस किया होगा, ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश। तो जनाब एक पैराग्राफ है उर्दू में लिखा है, उसको चेंज करें किस चीज़ में, इंग्लिश में। तो डेफिनेटली चेंज ऑफ मीडियम, चेंज ऑफ स्टेट। इसी वजह से आप लोग सीएसएस का या पीएमएस का पास्ट पेपर उठा के देख ले, प्रेस का स्पेशली, वहां पे इन नहीं लिखा होगा, इन टू लिखा होगा। तो अगेन ये इन टू वैसे मतलब फजूल में तो नहीं लिखा है, इसका मतलब है। तो वो कंसेप्ट यही है कि जब आप एक फॉर्म से अगले फॉर्म में चले जाते हो, यू हैव टू यूज इन टू, ना के इन। द फिल्दी, फिल्दी या मतलब गंदा, गलीज, नापाक रोड्स वर चेंज्ड इनटू क्लीन रोड्स। अच्छा, आप में जो स्टूडेंट पंजाब से है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं खुद 2 दफ़ा गया हूँ लाहौर में। विन जब आप लाहौर से आगे निकलते हो ना, तो वहाँ पे पूरे लाहौर का जो डम है, वेस्ट है, गार्बेज है या लेटर्स है, मतलब जो जो भी गंदगी आप समझे, तो वहाँ पे पंजाब हुकूमत ने ये काम स्टार्ट किया। वो एक स्पेसिफिक इलाका है, भी एग्जैक्ट में भूल गया।
तो वहां पे उन लोगों ने ऐसा काम किया कि उन तमाम के तमाम गंदगी पे उन्होंने मिट्टी डाली। उसी मिट्टी के ऊपर वहां पे प्लांटेशन की, वहां पे पौधे लगाए, ग्रास लगाए। ठीक है। और वहां पे इवन जो गार्बेज था, ठीक है, जो वेस्ट था, तो उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम भी किया। जब वहां पे आप लोगों को पता है कि मतलब बायोगैस का प्रोडक्शन, इस तरह की आजकल चीज़ें मतलब मार्केट में आई है। आप लोग वैसे देखते हैं, बायो प्लांट को देख ले, या वेस्ट से भी एनर्जी आजकल बनती है। ठीक है। तो उसको बीबीसी ने हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है, कि this is the novel initiative which has been launched by Pakistan, definitely पंजाब गवर्नमेंट। तो उस स्पेसिफिक चीज़ पे सीएम पंजाब को काफ़ी मतलब अप्रिशिएट किया गया था। डेफिनेटली जब मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम सुना, दैट वाज टू मच इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो बताने का मतलब है कि द फिल्दी रोड, तो अगेन पाकिस्तान तो इस मामले में काफ़ी बदनाम है कि यहाँ पे रोड्स का निज़ाम बहुत पैथेटिक है, सिवाय मोटर वेज के। तो अगेन द फिल्दी रोड्स वर ट्रांसफॉर्म्ड। असल में इसको मेटामोरपोज्ड भी कहते हैं। ठीक है। जब आप एक हालत से अगले हालत में चले जाते हो, 9-10 में आप लोगों ने मेटामोरपोसिस का तो सुना होगा। जब आपका एक फॉर्म से अगले फॉर्म में चले जाते हो, तो गंदे रोड्स को चेंज किया गया कौन से में, क्लीन में। ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, या उर्दू टू इंग्लिश। तो अगेन यहाँ पे अगेन इनटू, यहाँ पे भी इनटू। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अच्छा। आगे आप लोग जनाब देख लें। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख ले प्लीज। एंटर नाउन इज अ वर्ब, नो प्रीपोजिशन। ओके। अभी आप लोग यहाँ पे देख ले कि एंटर मैंने लिखा है नोट प्लेस, सो यू विल नॉट यूज इनटू। एंटर अगर प्लेस का सेंस हो, अगेन यू विल नॉट यूज इन। एंटर अगर प्लेस का सेंस हो, तो अगेन यू विल नॉट यूज प्रीपोजिशन। तो बताने का मतलब है कि जब भी ये सेंटेंस में आए किसी भी जगह पे, तो आप लोगों ने ना इन लगाना है, ना इन टू लगाना है, ना टू लगाना है। ठीक है। उसके बाद ही एंटर्ड। तो मुझे आप बताओ कि अगर लेट सपोज आप लोगों को एग्जाम में ये पूछ ले कि इन लगाओगे या इन टू लगाओगे, अगेन आप लोग इन लगाओगे या इन टू लगाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ऊपर नोट लिखा है, तो उसमें तो आप लोगों को मतलब पता चल गया ना कि यू विल नॉट यूज इन टू, यू विल नॉट यूज इन, यू विल मतलब देयर विल बी नो यूज ऑफ preposition। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, डेफिनेटली यू मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है। उसके बाद जहाँ तक, अच्छा, अगर आप लोगों के इसमें कोई क्वेश्चंस हो ना, तो व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है वहाँ पे आप लोग अलाउड है, मतलब यू कैन टेक्स्ट। तो आप इनसे स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। नो इशू। आगे आप लोग देख ले। जहाँ पे आप लोगों ने इनटू को यूज़ करना है, तो जनाब एंटर इनटू एन अलायंस, enter into an agreement, enter into a discussion। आप लोगों ने कभी कभी सेलिब्रिटीज को देखा होगा, जब न्यूज़पेपर में या इंस्टा पे या आप लोग एक्स पे देखते हो, ट्विटर पे देखते हो। ठीक है। तो आप लोग देखते हो ना कि फलाना या फलानी सेलिब्रिटी एंगेजमेंट में या मैरिज में, मतलब वो या उनकी बंधन बन गई, जो भी आप इस तरह समझे। तो अगेन उसके लिए भी इनटू का लफ्ज यूज होता है। तो अलायंस के लिए, एग्रीमेंट के लिए, डिस्कशन के लिए, एग्रीमेंट के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए इनटू यूज होता है। सो अगेन यू मस्ट नो अबाउट इट। हिज एंट्री इनटू द हॉल वाज बैंड। तो अगेन बाहर से जब बंदा जाता है हॉल में, तो अगेन देयर इज चेंज ऑफ मीडियम, देयर इज चेंज ऑफ स्टेट। इसी वजह से यू हैव टू यूज इनटू, अनलाइक इन या टू। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक नेक्स्ट प्रीपोजिशन है जो आप लोगों को आना चाहिए जनाब, वो है अच्छा, फेंकना, मतलब टू थ्रो समथिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यू मस्ट नॉट यूज इन टू, बट यूज ओनली इन। ही थ्रू द पेपर इन द डस्टबिन। ये क्यों, अभी आप लोगों को यहाँ पे पता चलना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं।
लेकिन अगेन अगर आप यहाँ पे देख लो, ही थ्रू द पेपर इन द डस्टबिन। अगेन बकेट को समझे, लेकिन स्टिल यू हैव टू यूज इन, क्योंकि ये इसके साथ है, ये भी इसके साथ है। तो इसी वजह से जनाब, डस्टबिन हो या दरिया हो या ओशन हो, बट यू हैव टू अवॉइड इनटू एंड यू हैव टू यूज इन, क्योंकि ये नोट भी है, एक्सेप्शन भी है। जहाँ पे भी आ, मतलब इन नोट्स में आपको नोट का जो मतलब मैंने जब हाईलाइट किया होता है ना, जिस जगह पे नोट, तो उस पे आप लोगों ने स्पेशल फोकस देना है, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों ने किसी चीज़ को मेमोराइज करना हो, डेफिनेटली यू हैव टू डू। लेकिन जहाँ पे कंसेप्ट हो, तो वो तो मैंने भी आप लोगों को बताना है। आ, फिर भी कोई मसला हो बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था ना कि ऑन, अपॉन, ऑन टू, अभी इन तीनों में क्या फर्क है? इज इट मेक सेंस? मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इनसे सीखने को मिला होगा। ऑन, अपॉन, ऑन टू। आप लोग ऊपर देख ले प्लीज। ऑन के ऊपर मैंने लिखा है कि नो मोमेंट। अपॉन के ऊपर मैंने लिखा है मोमेंट। ऑन टू के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा। तो एटलीस्ट यहाँ पे तो आपको पता चला कि अपॉन में मोमेंट इन्वॉल्व है, जबकि ऑन में नो मोमेंट। अभी इसका मैंने एक यू हल तलाश किया है कि नो, नो। तो अगर आप इसको देख लो ऑन को, तो ऑन में भी अगर आप इनको पहले ले आओ तो अगेन ये नो बच जाएगा, ठीक है। ऑन, तो ओ के बाद इन है ना, तो आप इनको पहले ले आए, तो डेफिनेटली नो मोमेंट। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, ऑन विन द बॉडी या सब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट, नो मोमेंट। जबकि ऑन इज यूज इन द सेंस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब वैसे आप लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे डरपोक एनिमल कौन सा है? स्नेल को माना जाता है। मतलब वो बहुत स्लगिश एनिमल है, ठीक है। स्लगिश क्रिएचर है, बहुत स्लो, ठीक है। और बाकी ये भी एक एमसीक्यूज है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनिंग जानवर कौन सा है, ठीक है। अगेन इट्स अ जी के एमसीक्यूज। तो स्लगिश का, स्लो वन का तो मैंने बता दिया। फास्टेस्ट का आप लोगों को फूड फॉर थॉट। एनी हाउ, ऑन कौन से कंटेक्स्ट में यूज होता है? स्टेशनरी, मतलब नॉन मोटाइल। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेट सपोज ये एक टेबल है, इसके ऊपर बुक है, ठीक है। तो ये बुक स्टेगनेंट हालत में है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखना है कि कैट है, कैट बिल्ली, एक बिल्ली ने जंप किया किस चीज पे? टेबल पे, वहां पे बैठ गई, लेकिन उसने तो मोमेंट किया ना, जमीन से जंप किया टेबल पे। देन यू विल यूज अपॉन, अनलाइक ऑन। तो आप लोगों ने अभी इस कंसेप्ट को 10 सेंटेंसेस पे, 20 सेंटेंसेस पे अपने तरफ से सोचना है, अप्लाई करना है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आन एंड उअर का फिर क्या मतलब है? तो आन मतलब जब इसके साथ चिपका हो, मतलब फिजिकली टच हो। जबकि उअर का मतलब है कि उसके अबव हैंगिंग हो, या उनसे कुछ फासले पे हो, या ऊपर के सेंस में हो, ठीक है। इसका उलट है बिलो, ठीक है। आगे सुने जनाब। अभी ये एक्सरसाइजेज है। मैंने अगर आप लोगों को बताना है कि जनाब आप लोग अभी इस पे सोच ले, लेट सपोज ये वाला, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ये टेबल है, तो किताब इसके ऊपर है, तो डेफिनेटली ऑन। द बुक फिल अपॉन द टेबल, ये टेबल था, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। आप लोगों ने शायद, हम जब स्कूल में थे ना, आई थिंक 6 क्लास में, वहाँ पे उस टाइम ये हमने एक बुक था उसमें रट्टा लगवाया था। लेकिन अभी समझ आ गया कि जब बंदा एक मुसीबत से निकलता है, अगले मुसीबत में या ट्रबल में फंसता है ना, इसका मतलब यही है कि आसमान से गिरा, खजूर में अटका। तो अगेन अपॉन, मतलब फिजिकल मोमेंट इसमें इन्वॉल्व है। द कैट वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, ये चेयर है यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि सबसे ज्यादा जो आजकल
मतलब एक सिंबॉलिक या मेजरेबल सिचुएशन है मिडल ईस्ट में, स्पेशली स्पेशली दुबई में, वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का है। क्योंकि जितने भी ये जो ब्रिटिशर्स लोग होते हैं या वेस्टर्न लोग होते हैं ना, दे लव पेट्स। तो जब वो लोग दुबई से या मिडल ईस्ट से वो लोग निकल गए तो डेफिनेटली जहाज़ में तो ये अलाउ नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है शायद अलाउ हो भी, लेकिन अगेन उसके भी हाई प्रोटोकॉल्स होते हैं। डॉग तो आप नहीं ले जा सकते, लेट सपोज बिल्ली भी आपने बैग में डाला या जो भी आपने किया, लेट सपोज। तो मैंने रिसेंट टाइम में जब स्टडी किया तो काफ़ी एनिमल्स ऐसे थे जो मर गए थे ओइंग टू लेक ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड फूड। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि रिसेंट टाइम एक केस आया था जूपीलिया। सॉरी टू से, बट हमेशा से मैं बहुत फ्रैंकली नॉलेज की हद तक ये चीज़ें समझाता हूँ कि पाकिस्तान के अलावा भी पूरे दुनिया में आजकल ये एक मसला है कि पीपल ह्यूमन आर डूइंग सेक्स विद एनिमल्स। तो इसकी वजह से सच पीपल आर साइकोपैथ एंड दे हैव सेक्सुअल इंक्लिनेशंस टुवर्ड्स एनिमल। तो ये जूपिलिया, वैसे लविंग एनिमल्स, ये तो इस्लाम में तो है, बट टू अट्रैक्ट सेक्सुअली या इमोरली या इन एन illicit way towards animal, so it is very मतलब पेनफुल एंड शेमफुल, ठीक है। बट आप लोग खुद से भी यू कैन गूगल। एनी हाउ द कैट जम्प्ड अपॉन द चेयर, द टाइगर पाउंस्ड ऑन या अपॉन द बॉय। तो अगेन आप लोगों ने देखा होगा कि जब टाइगर अटैक करता है स्पेशली अफ्रीका में, ये भी एक एमसीक्यूज है कि अफ्रीका में जो गा ग्रास मतलब पाए जाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज होता है, ठीक है। यू मस्ट नो अबाउट इट, बट पाउंस्ड का मतलब है अटैक करना। एनी हाउ ही वॉज सिटिंग ऑन द हार्स, ठीक है। तो अगेन द स्टडी ऑफ हार्स इज स्carred, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे बताते चलूँ कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, ये जो आयात है कुरान पाक का, ठीक है। तो अगेन इसके अगर आप मीनिंग पे जाओ सो आपको भी इसमें से जिक्र देखने को मिलेगा शायद। ही माउंटेड या क्लेम्ड ऑन टू द हार्स, ठीक है। लेट सपोज ये एनिमल है, तो मतलब व्हेन यू जम्प्ड। अच्छा, मैंने कल भी क्लास में ये पूछ लिया था शायद आमना से कि मुझे बताओ कि हिंदुस्तान का वो कौन सा बादशाह था व्हेन ही वाज प्लेइंग ऑन हॉर्स बैक ही फेल डाउन एंड डिमाइज्ड। तो वो मैंने एमसीक्यूज का पूछा था लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं मिला। ये भी मैंने पूछ लिया था कि हिंदुस्तान का या मुगलों का, मुगल्स का वो कौन सा बादशाह था जो स्टेयर से गिर गया था एंड इस दुनिया से वो चल बसा था। ये दो एमसीक्यूज है। अभी भी मैं बता सकता हूँ, बट हमेशा से मैं स्टूडेंट को तो टेंशन में नहीं डालना चाहता, लेकिन एटलीस्ट आई वांट टू गिव यू मतलब फूड फॉर थॉट, ताकि आप लोग अपने मेमोरी पे भी काम कर सके। तो चल, तहरीर मिसाल जीशान, शायद मैंने कल भी पूछ दिया था कि वो कौन सा बादशाह था when he was playing on horseback, ही फेल डाउन एंड चल बसा। इसके अलावा वो कौन सा बादशाह था मुगलों का जो कि स्टेयर से, ठीक है, छत से या मतलब अपने लाइब्रेरी से, वो जो भी आप समझे, लेकिन उसका नाम किया था, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में आया है कई दफ़ा। उसके बाद आंटू, आंटू को जनाब देख ले, इट डिनोट्स अ सेंस ऑफ समथिंग या मूवमेंट टूवर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है? ही वाज सिटिंग ऑन या ऑन टू द हार्स। तो अगेन जब आप हार्स पे बैठे होते हैं ना तो आपका बॉडी उनके साथ टच होता है फिजिकली। ही माउंटेड ऑन या ऑन टू द हार्स। तो अगेन जब आप यहाँ पे ऑन टू यूज हो, क्योंकि डेफिनेटली आपका तो उनके साथ इंटरेक्शन आ जाता है। लेकिन व्हेन यू जंप तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मोमेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप लोग देख ले, इसमें से भी सवालात पूछते हैं। ये वाला प्लीज इसको नोट डाउन, ऊपर एंड अबव, अंडर एंड बिलो। तो अगेन इसमें ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल का कंसेप्ट है। तो इसमें तो कंफर्म वो पूछते हैं, बट अगेन इंग्लिश इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। आगे इसके आगे
आठ दस सेंटेंसेस इसी पे ही मिलेंगे आप लोगों को। मैंने यहाँ पे भी नोट लिखा है, ठीक है। तो अगेन, ऊपर एंड अबव का आप लोगों ने लिंक बनाना है, अंडर एंड बिलो का आप लोगों ने कंसेप्ट बनाना है। यहाँ पे इन लाइंस को देख ले, वर्टिकली अपवर्ड तो ये हाइट के सेंस में है, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड्स तो ये लेवल के सेंस में है। यहाँ पे भी हाइट एंड लेवल, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अपवर्ड डाउनवर्ड। तो अगेन सबसे पहले तो आप लोग, अच्छा एक और एमसीक्यूज बताते चलूँ। पीरियाडिक टेबल का आप लोगों ने शायद सुना होगा, स्कूल के टाइम में 9-10 में तो था। जब हम 9-10 में थे या एफएससी में, पीरियाडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स होते थे, ठीक है। पीरियड्स एंड ग्रुप्स का शायद आपको पता होगा, ठीक है, कि पीरियाडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है। तो मैं आप लोगों को जस्ट रिकेप देना चाहूँ कि एमओडी के लिए स्पेशली आप लोग गूगल यूट्यूब पे जाए, वहाँ पे यूट्यूब पे 5-10 मिनट में कोई भी वीडियो देख ले यूट्यूब पे, पीरियाडिक टेबल को समझने के लिए कि लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्टेनाइड सीरीज कौन सा है। इसके अलावा वो कभी कभी ये भी पूछते हैं कि भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक मास, इसके अलावा पीरियाडिक टेबल में 20 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है। तो ये आसान है, लेकिन एमसीक्यूज में कई दफ़ा आए हैं। सो प्लीज़ एक दफ़ा लाजमी देख लो, ठीक है। ये आप लोगों ने सही तरह रट्टा लगाना है, इंशाल्लाह बाद में कोई मसला नहीं होगा। तो इस पे आगे आप लोगों के ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस है, आप खुद से भी देख सकते हैं। अभी मैंने ऊर पे आना है, ठीक है। तो इसका मतलब है टू स्प्रेड। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ख्वातीन को इस मामले में ज़्यादा पता होता है, जब आप लोग अपने घर में सोफा या बेडशीट आप लोग बिछाते हैं, ठीक है, तो अगेन वो हम स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इट आल्सो डिनोट्स व्हेन वन थिंग कवर्स द अदर। तो आप लोगों ने सोफास पे या बेड पे या डबल बेड पे आप लोग जब शीट लगाते या चादर डालते, ठीक है, तो अगेन वो हम कौन से मीनिंग में ऊपर में, ठीक है, मतलब पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। अभी एक छोटा बच्चा है, बेबी, जो हम उन पे छोटा ब्लैंकेट डालते हैं। स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, ही रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने स्प्रेड का कंसेप्ट बताया। तो इसी तरह ब्लैंकेट को, अभी आप रात का टाइम है, सब लोग सोते हैं रात को, तो आप लोग चादर या कंबल, ब्लैंकेट, रजाई जो आप समझे, ठीक है, या कोई भी गेटअप जो होता है, ठीक है। तो अगेन आप लोग कौन सा लफ्ज यूज करेंगे? ऊअर, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख लें। मैंने वही बात आप लोगों की कि अंडर एंड बिलो, बिल्कुल आप टॉप में हाइट एंड लेवल का ये वाला समझाना है। मैं कभी कभी, सॉरी टू से, स्टेटस आप सब स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ, ठीक है। हम भी इंसान हैं, समटाइम वी आल्सो मेक मिस्टेक अनइंटेंशनली, लेकिन स्पेलिंग गलत लिखना, ग्रामर गलत लिखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत लिखना, मेरे ख्याल में सीएसएस के लेवल पे इट इज़ चाइल्डिश मिस्टेक। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, ठीक है। लेकिन अगेन कभी कभी ईद के दिन पे जब मैं स्टेटस देखता हूँ, लोग लिखते हैं कि आई एम विद माई बिग ब्रदर। तो भाई बिग ब्रदर नहीं होता, एल्डर ब्रदर होता है या यंगर। लेकिन आम लोगों को हम क्या समझाए, उन्होंने तो वैसे भी सी एस एस पी एम एस नहीं देना ना, सब लोगों ने देना है। बट आप लोगों ने यही लिखना है कि आई एम विद माई एल्डर सिस्टर या यंगर ब्रदर, ठीक है। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि सिबलिंग का तो सबको पता है, व्हाट इज निबलिंग। निबलिंग आप लोगों को पता है कि व्हाट इज निबलिंग, सिबलिंग, निबलिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगेन ये अबव एज बिलो एज ये तो मैंने बताया, लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को बात की एल्डर का, ओल्डर का, बिगर का, तो इसमें भी आप लोगों को फर्क मालूम होना चाहिए। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी ऑफ का, ठीक है। अच्छा,
आप लोगों को पता है एक्सेंट का, आजकल तीन एक्सेंट बहुत फेमस है। ब्रिटिश तो वैसे भी आपको पता है, अमेरिकन या यूएस एक्सेंट, जो हमारे जैसे टिपिकल लोग हैं, ठीक है, पाकिस्तानी। डेफिनेटली हम तो पहले भी इंडियंस थे, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात है। तो आजकल इंडिया वालों का मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि भाई यू मस्ट बी प्राउड ऑफ यूर इंडियन एक्सेंट। हम जितना भी कोशिश करें ना, तो हम ब्रिटिश टाइप इंग्लिश नहीं बोल सकते, वरना हमें बोलना चाहिए। इसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपका एक्सेंट उस तरह ना हो तो आप या नालायक हो या आपको कुछ आता नहीं। नो, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आपकी मतलब मेंटल शार्पनेस। तो इंडिया में आप लोग देख ले कितने ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तान में माशाल्लाह देख ले। तो आजकल पाकिस्तानियों का ये भी एक मेंटेलिटी है, आप जितना भी ज़हीन हो, शायद आपकी प्रोनाउंसिएशन में मसला भी हो सकता है, नो डाउट, बट आप एआई से पूछ लें या आजकल जितने भी मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप लोगों को ऑप्शन आता है, ब्रिटिश एक्सेंट, यूएस एक्सेंट या इंडियन एक्सेंट। तो हम भी इंडियन में आते हैं ना। तो अगेन इंडियन का एक्सेंट वैसा है जैसा कि अभी जिस तरह मैं बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, बोलना सही तरह चाहिए। बाकी स्वर टू से केपीके वालों का मुझ समेत काफ़ी टाइम तक ये मसला था कि पी एंड एफ में वो फ़र्क मतलब आ जाता है लोगों का। बट मैं हमेशा से इस बात पे स्ट्रेस डालता हूँ कि आपका सीएसएस में फॉर्मल इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, रिटन आपका ठीक होना चाहिए। हाँ, इंटरव्यू में अगर वो आपसे पूछ ले तो वो भी आप उसको यूएस एक्सेंट में या अमेरिकन एक्सेंट में बिल्कुल ना बोलें। वो जो आपसे पूछता है आप उसको उसी स्टाइल में जवाब दे, एग्जामिनर को कन्विंस करे। मैं ऐसे काफ़ी सीएसपीस को जानता हूँ केपीके के कि यकीन माने उनकी उर्दू भी मुझसे ज़्यादा ख़राब है, इंग्लिश भी, लेकिन दे आर सीएसपीस। तो प्लीज़ राइटिंग में मेच्योरिटी ले आए, अपने आइडियाज़ में, अपने एनालिसिस में। लेकिन कुछ लोगों ने, आप लोगों को ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ में ये चीज़ देखने को मिलेगा, उनका एक्सेंट बहुत फ्लो में होता है, बट दे हैव नथिंग टू डू विद सीएसएस या एनी अदर फॉर्मल एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आपको नहीं आता तो सीख ले, आता है तो और इम्प्रूव करे। बट ये मतलब मेरा एक दोस्त था इस्लामाबाद में, सिंस सीएसएस 2022 में शायद, ही वाज ग्रेजुएट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। द नेक्स्ट वन लंदन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था हमारे पास G10 इस्लामाबाद में। ये सीएसपी एकेडमी के साथ हम चाय पे बैठते थे। अभी सीएसपी एकेडमी के सामने वो जो बिल्डिंग बना है, वंस देयर वाज, यू कैन से के मतलब एक जगह थी क्वेटा। तो अगेन वहाँ पे हम बैठे थे एंड वी वर डिस्कसिंग सच थिंग्स। लेकिन उन लोगों का भी सीएसएस में ऐसे फेल था। बाकी ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ कि वजीरिस्तान के कबायली इलाका जात के स्टूडेंट है, उनका सीएसएस पास है। आप दोनों को एक साथ बिठाए, आपको ज़मीन आसमान में फ्लुएंसी में इंग्लिश में आपको डिफरेंस फील होगा, बट एक का पास है, अगले का फेल है। सो ये मतलब आपको मैं यकीन माने आई एम आई विटनेस टू इट। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ऑफ को या ऑफ को भी जिस स्टाइल में बोलते हैं, कभी कभी पता नहीं चलता कि भाई इसने बोला किया। बट आपको मीनिंग आना चाहिए। पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, रिलेशनशिप के लिए भी, सिलेक्शन के लिए या चॉइस के लिए भी, या कोई चीज़ मतलब अब ये मोबाइल है तो मोबाइल किस चीज़ से बना है, चिप से बना है, या इसका जो ग्लास है सिलिकॉन से बना है, तो उसमें भी आप लोग ऑफ यूज करते हैं। जबकि ओ डबल एफ जो है ऑफ, तो ये सेपरेशन, डिटैचमेंट, कैंसलेशन या आइसोलेशन के कॉन्टेक्स्ट में या सेंस में यूज होता है। अभी आप लोग एग्जांपल पे जाके देख ले, जैसा कि द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, तहरीम, विसाल, जिशान, आपको पता है कि ये भी एमसीक्यूज में आया था कि अलामा इकबाल इज कॉल्ड पोएट ऑफ द ईस्ट, शेक्सपियर इज कॉल्ड पोएट ऑफ द वेस्ट, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अलामा इकबाल साहब जो है, वैसे ईरान के साथ तो हमारा एसोसिएशन है, बीइंग अ मुस्लिम ब्रिथन, बट अल्लामा इकबाल साहब एट द सेम टाइम पाकिस्तान का भी नेशनल पोएट है और ईरान का भी नेशनल पोएट है।
मैं कल, हाँ परसों इस्लामाबाद में था, मुझे बहुत अच्छा वैसे भी लगा, F6 साइड पे शायद या F7 साइड पे खुशहाल खान खटक रोड। तो खुशहाल खान खटक कौन था? वो आपको पता है अफगानिस्तान का, जिसके साथ आजकल पाकिस्तान के काफ़ी मसाइल है। तो वो जनाब है पश्तून, केपीके से उसका ताल्लुक है। ठीक है। खटक एथनिसिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा केपी में, ठीक है, हमारे बहुत भाई बहन है मतलब खटक एथनिसिटी से। अगेन इट्स नॉट अ बिग इशू, बाकी हमारे लिए सब इक्वल है। बताने का एक ही मतलब है कि खुशहाल खान खटक इज द नेशनल पोएट ऑफ, यू कैन से, अफगानिस्तान। तो अगेन, नॉलेज विदाउट बॉर्डर। ठीक है। तो ये शेक्सपियर के हवाले से 5-6 एमसीक्यूज बता दिए। ये साहब जो है पोएट ऑफ द वेस्ट है। इंग्लिश लिटरेचर पे इसने बहुत काम किया हुआ है। इसके ड्रामाज आप लोग देख सकते हैं जब आप लोगों का CSS PMS क्वालिफाई हो सुकून से, दिसंबर के रातों में। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ। ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ड्रामाज है, ट्रेजिडीज है इस बंदे के। आई हैव आल्सो माई सेल्फ MA इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। तो मैंने खुद भी इसको 2018 में बहुत स्टडी किया हुआ था शेक्सपियर साहब को। सो द ड्रामाज ऑफ का मतलब है समथिंग विच बिलोंग्स टू पोजिशन या ओनरशिप। तो शेक्सपियर साहब के ड्रामाज बहुत फेमस है। ही डाइड ऑफ कैंसर। अच्छा, ये जो ऑफ है ना, ये आपको कॉज का बताता है, किस चीज़ का, कॉज का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनाब के कॉज, तो वो किस चीज़ से मरा, कैंसर से। MCQs है, प्लीज। किसी ने भी ठीक किया, कंफर्म बताता हूँ, ₹500 इनाम। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे साल में कौन से डेट पे? लास्ट मंथ में डॉन टाइम्स के प्लेटफॉर्म से मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है। इसी तरह मुझे कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये हम तैयारी कब करेंगे। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ मैं आप लोगों को ऑन डेली बेसिस में अपने प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ यही MCQs है। अगर कल आपसे MOD में पूछ ले कि वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है, या वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, बट अगेन इट्स नॉट विदाउट गूगल के आप लोगों ने बताना है। ठीक है। अगर किसी ने ठीक किया है तो ये तो खुशी की बात होगी। 4 5, ओके। विशाल एज यूजुअल, यू आर ब्रिलियंट। आमना ने भी मैसेज किया, थैंक यू सो मच। तो चल आप लोग फिर मुझे बता दे, आई विल एडजस्ट इट, आई प्रॉमिस यू इन यूर कोर्सेज। ठीक है। या आप लोग मुझसे फिर नकद भी ले सकते हैं थ्रू माई इजी पैसा। एनी हाउ थैंक यू। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने ठीक किया। एनी हाउ, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल किस चीज से बनाए? वुड से। तो अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफ क्या है? what something is made of. One of the students was absent, one of the student was absent। तो अगेन आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया ना कि कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट था। एक स्टूडेंट था, स्पेसिफिक स्टूडेंट था जो कि आज एब्सेंट है या एब्सेंट था। ठीक है। आगे जनाब, आगे आप लोग देख सकते हैं, ही डाइड ऑफ मलेरिया। वो किस चीज से मर गया है? मलेरिया से। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। ही डाइड फ्रॉम वूंड। ही डाइड ऑफ हंगर। तो ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कि ही डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं जनाब, ऊपर बताया ऑफ। ऑफ किया है कॉज। ठीक है। ये टेबल काइंडली यू मस्ट नो अबाउट इट। विशाल, बाकी जो स्टूडेंट है प्लीज आप लोग इस स्लाइड पे ज्यादा फोकस दें, ये वाला। आप लोगों ने ये ठीक किया, कंफर्म बताता हूँ, प्रीपोजिशन में कोई मसला नहीं होगा। डेथ ड्यू टू डिजीज, अगर मौत हो किस चीज से? डिजीज से, ऑफ। डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, इन। डेथ ड्यू टू वूंड, फ्रॉम। डेथ ड्यू टू हंगर, ऑफ। आप अब प्लीज अभी अल्फाज के मीनिंग पे जाएं। डेथ तो कंफर्म है, डिजीज, एक्सीडेंट, वूंड, हंगर, 4 अल्फाज हैं। कंसेप्ट आप लोग भूल भी जाओ, रट्टा लगाओ, फिर भी आपको पता है कि कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ आएगा। लेकिन ये तो मैंने आप लोगों को टॉप पे भी बताया, बाकी मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि पॉइंट, पॉइंट का मतलब है कि
यू मस्ट फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, ठीक है। आगे देख ले। यस, यस, शाबाश। प्लीज बी फोकस। यहाँ पे भी आप लोग देख लें, ये वाला, विद, बाय, ठीक है, आर डेथ ड्यू टू शेम, ग्रीफ, सोरोस, विद, वायलेंस, बाय, ठीक है, ही डाइड इन द गुजरात, अगेन ही डाइड फ्रॉम हिज, फॉर हिज कंट्री, अगेन विद, ऑफ, बाय, ठीक है। ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट, फ्राम। उसके बाद ये मेड ऑफ, मेड फ्राम, तो मेड ऑफ एंड मेड फ्राम को बताया था कि ये मेड फ्राम में केमिकल चेंज है, जबकि इसमें केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज का मैंने बताया था कि लेट सपोज आप गन्ने को देख ले, गन्ने से आप जूस बनाते हैं, ठीक है, तो अगेन जूस से तो वापस गन्ना नहीं बन सकता। या आप यूँ समझे कि लेट सपोज आप लोगों ने वोट को ले लिया, आपने उनसे कागज बनाया, पेपर बनाया, शीट बनाया, तो भाई पेपर से दोबारा वुड या दरख्त या प्लांट तो नहीं बन सकता। तो ये केमिकल चेंज है। मेड ऑफ, ये फिजिकल चेंज है। आपने पानी लिया, आपने उसको बॉयल किया गैसियस फॉर्म में, उसी गैसियस फॉर्म को आपने कूल किया अगेन सॉलिड फॉर्म में, दोनों को आपने मतलब नॉर्मल टेम्परेचर तक आपने ले आया, अगेन दे विल चेंज इनटू लिक्विड। तो ये मेड ऑफ है, ये मेड फ्रॉम है। ये 50 एग्जांपल आप ले ले, केमिकल चेंज मेड फ्रॉम या फ्रॉम, फिजिकल चेंज ऑफ, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे आप लोग देख लीजिए, तमाम के तमाम एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं। कुछ मैं इसलिए स्किप करता हूँ कि फिर मुझे पता है आप लोगों ने सोचना नहीं है। कुगीटो एर्गोसम, मैं नोआ पे अगर आप कोई स्टूडेंट गया हो, मुझे नहीं पता आप लोगों के नेम तक तो पता है, बाकी आपके बेचिस का ये चीज़ें तो मुझे नहीं पता। वहां पे बोर्ड पे लिखा है कुगीटो एर्गोसम। ये रेनी डिस्कार्टिस है, कुछ लोग रेनी डिकार्टिस कहते हैं। अगेन आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अगेन यहाँ पे लिखा है कि कुगीटो एर्गो सम, आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं जो हूं ना, मैं या आप लोग, आप इसी वजह से इंसान है, आप इसी वजह से अशरफुल मखलूकात है कि आप सोचते हैं, आपके पास दिमाग है, आपके पास माइंड है, आप लोग सोचते हैं, इसी वजह से रेने डिकार्टिस साहब कहता है कि कोगीटो एर्गो सम, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, इस पे 20 नंबर का सवाल आता है। आप लोगों में किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस आल्सो, बट कोगिटो एर्गो सम का यही मतलब है। तो आप लोगों ने भी यही समझना है। उसके बाद पेपर इज मेड ऑफ या फ्रॉम व्हाट केमिकल चेंज, दो, ये मैंने क्या लिखा है, ओके, चल, ये जो भी है, नॉट विजिबल टू मी। कर्ड, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, आप लोगों ने दूध, दही, पनीर, चीज, ये चीजें देखी होगी। तो ये किस चीज से बने होते हैं? मिल्क से। उसके बाद फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, ठीक है। तो अगेन जब आटा बनता है या रोटी बनती है, ठीक है, आप लोग नान बनाते हो या चपाती एंड सो ऑन, तो आप उनसे तो दोबारा आटा नहीं बना सकते, अब बनाओ भी तो वो किया होगा, लेकिन अगेन ग्लास इज मेड ऑफ या फ्रॉम मेल्टेड सैंड। सिलिकॉन का फार्मूला SiO2। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कौन सा है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? इसी वजह से मैंने आप लोगों को स्टार्ट पे बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है, उनको भी देख ले, यूट्यूब पे एक वीडियो भी देख ले सोने से पहले। मुझे कंफर्म है कि इंशाल्लाह अगर वो साइंस के पोर्शन में केमिस्ट्री से भी पूछ ले, ज्यादा से ज्यादा यही पूछेंगे। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट टेकिंग डिफरेंट प्रपोजिशन। तो अच्छा, बिटवीन एंड अमंग का तो बताया था कि बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए, 3, 5, 10, मिलियन, क्वाड्रिलियन एंड सो ऑन। उसके बाद अमांग एंड अमांगस्ट का बताया था, तो अमांग मोर देन 2 के लिए, जबकि अमांगस्ट भी दो से ज्यादा के लिए, लेकिन ये वावल के साथ यूज होगा। इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट है 26, 21 कॉन्सोनेंट है, बाकी ये जो पांच है ये आपके पास वावल्स है, तो वावल्स के साथ अमांगस्ट, बाकी कंसेप्ट मीनिंग सेम, ठीक है।
उसके बाद बिटवीन एंड अमांग, तो बिटवीन के साथ आप एंड यूज कर सकते हैं, जबकि अमांग के साथ आप लोगों ने कभी भी जिंदगी में एंड नहीं यूज करना। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख ले, द निगोशिएशंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका आर गोइंग वेल। तो भाई साउथ अफ्रीका दुनिया का, अच्छा प्लीज एमसीक्यू सुने, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय पॉपुलेशन एशिया, लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय लैंड एशिया, सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट तो जनाब अफ्रीका, अफ्रीका को जनाब ब्लैक, ब्लैक सॉरी डार्क कंटिनेंट भी कहा जाता है। कौन सा? डार्क कंटिनेंट। मैं क्लास में तो बहुत कम अपने मुतालिक बताता हूँ, बट माई अंकल वंस ही वाज इन पाकिस्तान आर्मी। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, स्कूल में था, 7 या 5th क्लास में। तो वो यूएन मिशन पे गया था अफ्रीका में। आई थिंक उस टाइम नाइजीरिया समझे या सूडान समझे या चाड समझे, कोई मुल्क था। तो वहाँ पे खाना जंगी थी। तो पाकिस्तान आर्मी का वहाँ पे मतलब यूएन की तरफ से, आपको पता है कि यूएन के लिए वैसे भी पाकिस्तान आर्मी इज़ अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट, के मतलब यूएन पीस कीपिंग मिशन में ये लोग बहुत आगे हैं। तो वो भी यूएन कीपिंग मिशन पे गया था। जब वो वापस आ गया तो उसने कहा कि अच्छा, उस टाइम हम लैपटॉप पे पिक्चर्स देख रहे थे ना, तो वहां पे इतने बिगर ह्यूमंगस साइज में, कोलोसल साइज में स्नैक थे कि एक तस्वीर हमने देखा, तकरीबन 15-20 जवानों ने एक सांप को मारा था लेकिन फिर बाद में उठाया था। अगेन लिटरली दैट वाज सो मच एस्टोनिशिंग फॉर मी। वहां पे इतने घने जंगलात, इतने डेंस जंगलात, यू विल फील हॉरिफिक। तो बताने का मतलब है कि इसी वजह से तो अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट भी कहा जाता है। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है आफ्टर एशिया। मतलब जंगलात है, बाकी पॉवर्टी है, वहाँ पे इन्फ्लेशन है, बहुत मसाइल है। क्योंकि वहाँ पे वो लोग हमेशा से कॉलोनीज रहे, कभी फ्रांस के, कभी इटालियंस के, कभी ब्रिटिशर्स के। आज भी आप वहाँ पे देख ले, सूडान को देख ले, सोमालीलैंड को देख ले, नाइजीरिया को देख ले, इसके अलावा चार्ट को देख ले, नाइगर को देख ले, जितने भी ममालिक है, आपको हमेशा से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, एसडीजीज में सबसे पैथेटिक, सबसे बॉटम पे साउथ अफ्रीका के ममालिक अनफॉर्चुनेटली देखने को मिलेंगे। एनी हाउ, तो ये अमांग इसलिए आया है क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे ममालिक है। ये भी एमसीक्यूज है कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अफ्रीकन यूनियन में टोटल ममालिक कितने हैं। ठीक है। तो अभी मुझे कंफर्म है कि आप लोगों को फील होगा कि भाई ये क्या है, ये तो हम इंग्लिश में आए हैं, बात तो किसी और जगह पे निकल गई। बट अगेन ऑल दीज थिंग्स इंशाल्लाह विल हेल्प यू वन डे। तो अगेन द negotiation बिटवीन इंग्लैंड, अमेरिका एंड रशिया आर गोइंग वेल। इंग्लैंड एक मुल्क, अमेरिका सेकंड वन, रशिया नेक्स्ट वन। तो अभी आप मुझे बताओ कि द negotiations बिटवीन या अमंग इंग्लैंड, अमेरिका एंड रशिया, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए, एनी हाउ, आप इसमें देख ले, आप इस सेंटेंस पे देख ले, एंड यू मस्ट बी द जज व्हाट यू विल यूज। उसके बाद ये कुछ अल्फाज है, आप लोगों ने लाजमी 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 उसको याद करना है। इसके साथ हमेशा से बिटवीन आएगा, अमंग लगाया, सो यू विल बी पनिश्ड बाय द एग्जामिनर, जैसा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, चूज बिटवीन, डिवाइड बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, लिंक बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन। एमसीक्यूज में यही पूछेंगे। वो आपको अनजाने में, आपको निकम्पूब अप्रैल फूल बनाने के लिए वो अमांग दरमियान में घुसाएंगे। बट द स्मार्ट स्टूडेंट विल रिमेंबर नोट एंड नोट वन, कि ये तमाम अल्फाज के साथ यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज बिटवीन। ठीक है। ओके। अच्छा, अमेड एंड अमेड्स्ट का, तो अगेन ये जो एस टी के अल्फाज आते हैं ना, तो ये आप लोगों ने लगाने हैं अपने वावल्स के साथ। वावल कितने हैं टोटल? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। ये सेंटेंसेस आप देख लें, कोई इशू हो।
You can ask. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इंशाल्लाह कल। तो ये छोटा टॉपिक है। बाकी ये जो बिसाइड एंड बिसाइड्स, तो मैं चाहता हूँ कि चल ये कल तक हम पोस्टपोन करते हैं। इंशाल्लाह टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ प्रीपोजिशन। उसके बाद हम पैरेललिज्म पे जाएंगे, इन्वर्जन पे जाएंगे, टैग क्वेश्चंस पे जाएंगे, वॉइसेस पे जाएंगे, नरेशन पे जाएंगे, उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन पे भी जाएंगे, वोकेबलरी पे भी इंशाल्लाह। APSC के FIA, IB, MOD, ADASF, इसमें जितना भी इंग्लिश का पार्ट है इंशाल्लाह इसी ही क्लासेस में वो भी मैंने आप लोगों को समझाने हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोगों का मेहनत रहेगा नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन हो किसी भी टाइम, डाउन टाइम्स का जो आप लोगों का MOD वाला या इंग्लिश वाला ग्रुप है, प्लीज़ यू कैन आस्क। अगेन थैंक यू सो मच। मैंने अगर कुछ अनजाने में भी गलत बोला हो, मैं भी इंसान हूँ, सो माय अपॉलॉजीज। मैं कोशिश करता हूँ कि रिलायबल ऑथेंटिक चीज़ें आप लोगों तक कन्वे कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।